आज हम ज्योग्राफी में एक कदम और आगे बढ़ेंगे। हमारी एनवायरनमेंट की सीरीज़ चल रही है और इसमें हम एनवायरनमेंट के बेसिक्स, जिनमें कॉम्पोजिशन, कंपोनेंट एंड स्ट्रक्चर, फिर से वही बात, एयर पोल्यूशन, जिसमें हमने पहले दिन सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर्स के बारे में अच्छे से पढ़ा, दिल्ली की केस स्टडी को उठाया। उसके बाद हम नेक्स्ट डे आगे बढ़े, हमने सभी पॉल्यूटेंट्स एंड एसिड रेन को अच्छे से स्टडी किया। फिर हम आगे बढ़े और हमने एयर पोल्यूशन में अंडर द एनवायरनमेंट सीरीज़ थर्ड लेक्चर ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड ओजोन होल को अच्छे से समझा। जब हम ये लेक्चर्स आपको पढ़ा रहे हैं बच्चों, एक बात का आप ख्याल रखिएगा, इसमें कंटेंट तो दिया ही जा रहा है जो उस टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन हमारे टॉपिक कभी भी कंटेंट स्पेसिफिक नहीं होते। उसमें कंसेप्ट्स बहुत ही वाइडर एप्लीकेबिलिटी के पढ़ाए जाते हैं। वो जो भी कंसेप्ट्स आपको हमने बायोस्फीयर के रिलेटेड, कॉम्पोजिशन, कंपोनेंट के रिलेटेड, स्ट्रक्चर के रिलेटेड पढ़ाया, आप उसे डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ वेजिटेशन, ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंटल हैजार्ड एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने एसिड रेन पढ़ाई, अब वो टिल डेट अपडेट पढ़ा दिया हमने आपको, वर्ल्ड सिनेरियो भी कवर किया, इंडिया एंड टिल डेट क्या प्रोविजंस है वो भी समझाया। हमने आपको ओजोन लेयर के बारे में पढ़ाया, पास्ट से लेकर के क्या डेवलपमेंट्स रही, क्या साइंटिस्ट, क्या कंसेप्ट, मैकेनिज्म एंड टिल डेट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली में अमेंडमेंट के थ्रू क्या नए डेवलपमेंट्स इंडक्ट किए गए, वो मैंने आपको बताया। इसी के तहत आज जब हम टॉपिक जो करने जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, बहुत एग्जॉस्टिव टॉपिक रहेगा। सारे मैकेनिज्म, सारी लेटेस्ट रिपोर्ट्स हम इसमें डालेंगे और क्योटो प्रोटोकॉल क्या कह रहा है ये सब हम बताएंगे। तो मैंने ये कहा था एक एनवायरमेंटल लॉ भी लेके आएंगे पूरा, इसमें क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वेना 1992 अर्थ समिट, रायो डी जेनेरो, ये भी बताएंगे एंड इनसे रिलेटेड कंट्रोवर्सी। आज की ग्लोबल वार्मिंग के टॉपिक से बहुत कुछ निकलेगा, ओशियन एसिडिफिकेशन निकलेगा, आर्कटिक आइस मेल्टिंग एंड उससे रिलेटेड जियोपॉलिटिक्स, ये सारे टॉपिक जब आज का लेक्चर दे जाएंगे इससे निकलेंगे, उन पे फिर हम डिटेलिंग करेंगे। हम बहुत सारे कंसेप्ट टारगेट कर रहे हैं, जैसे आज के बाद ही मैं आपको कैपेबल हो जाऊंगा ये टॉपिक पढ़ाने के लिए, जियोपॉलिटिक्स ऑफ द आर्कटिक आइस मेल्टिंग, कि रशिया एंड यूएसए जियोपॉलिटिक्स कैसे कर रहा है वहाँ पे और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे वो वर्ल्ड लेवल पर फ्यूल, मिनरल रिसोर्सेज, एनर्जी एंड इंटरनेशनल ट्रेडिंग रूट्स को अल्टर करके रख देगा। तो कुल मिलाकर के ये सारी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। ओशियन एसिडिफिकेशन, क्यों अमेरिका बार बार अपना पैर खींच लेता है पीछे। अभी आर्कटिक काउंसिल की मीटिंग हुई, अमेरिका ने, यूएसए ने फिर से खुद को बाहर ले जाने की बात की कि कुछ वर्डिंग्स ऐसी यूज़ हुई हैं जिससे हमें आपत्ति है। पेरिस अग्रीमेंट से हर बार बाहर निकलना चाहता है वो, 2015 पेरिस अग्रीमेंट आप सब जानते हैं। ये सारी कंट्रोवर्सी समझ आएंगे और आज के लेक्चर और पूरी सीरीज़ को आप अच्छे समझेंगे। Lectures are multifaceted, they are having multiple applicabilities, they are from the diverse disciplines, diverse subject matter, साइंस भी कवर हो रही है, पॉलिटिक्स भी कवर हो रही है, सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी कवर हो रहे हैं और मैकेनिज्म तो सारे क्लियर हो ही रहे हैं। इसको इस सेंस में अप्रोच किया करो, ओके? उसी सेंस में आज हम ग्लोबल वार्मिंग पढ़ते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग एक नाम आपके सामने आता है, आते ही एक इमेज क्रिएट होती है। वार्मिंग मतलब कि गर्मी का बढ़ जाना, तापमान का बढ़ जाना। बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग अनमोल क्लाइमेट चेंज का हिस्सा है, जलवायु परिवर्तन, और हम इसे क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। और क्लाइमेट चेंज इज़ अ वेरी वाइड एस्पेक्ट। उसमें ओजोन लेयर डिप्लीशन हमने आपको कराया, आज ग्लोबल वार्मिंग करा रहे हैं, फिर ओशियन एसिडिफिकेशन कराएंगे, फिर हमने पर्टिकुलेट मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड का कॉन्टेंट क्यों बढ़ रहा है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स क्यों बढ़ रहे हैं, सब हम बता रहे हैं आपको। को एक कंक्लूसिव ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक तो उधर से भी आया, लेकिन उसको एक वाइंड अप वर्जन में आज हम देने जा रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग माने क्लाइमेट चेंज। तो इसमें आप क्या स्टडी करते हैं, क्या पढ़ते हैं? तो क्लाइमेट चेंज को बेटर वे में समझाने के लिए और क्लाइमेट के रिलेटेड सभी एट्रीब्यूट्स सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से इम्पैक्टेड हैं उसे बताने के लिए ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ बेस्ट टॉपिक। इसी से क्लाइमेट चेंज क्लियर हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज इज़ अ बिग आस्पेक्ट, लेकिन उसको अगर किसी एक टॉपिक से समझना है बेस्ट वे में तो ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है? एक लाइन में लिखता हूँ कि एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ का राइज कर जाना,
अब अर्थ ग्लोब है ना अमन, सिमरन? और ग्लोब पे आप देखते हैं सन का इम्पैक्ट लैटिट्यूड वाइज वेरी कर जाता है, टेम्परेचर वेरी करता है। इसके अकॉर्डिंग इंसोलेशन की जो रिसेप्शन है उसकी इंटेंसिटी में, उसके इम्पैक्ट में वेरिएशन रहती है। इसकी वजह से कुछ हाई लैटिट्यूड्स हैं वहाँ पे ठंड है, पोलर रीजन्स हैं वहाँ पे बर्फ़ है, और जो कुछ लो लैटिट्यूड्स हैं जैसे इक्वेटर है वहाँ पर सारा साल गर्मी और वर्षा है। ये सारी वेरिएशंस हैं पूरे अर्थ में टेम्परेचर को लेकर के, और इसी वेरिएशन को कंसिडर करते हुए जो कि लैटिट्यूडनल वेरिएशन है, फिर सीज़न वाइज वेरिएशन है। आप पंजाब में रहते हैं और आप ही देख लीजिए कि सर्दियों का टेम्परेचर क्या है, गर्मियों का टेम्परेचर क्या है। देयर इज़ अ सीजन वाइज वेरिएशन, देयर इज़ अ रीजन वाइज वेरिएशन। इन वन पर्टिकुलर सीजन इन अ कंट्री लाइक इंडिया, पहला इम्पैक्ट तो लैटिट्यूड का आया कि आप लो लैटिट्यूड्स पे हो, ट्रॉपिकल कंट्री हो। दूसरा इम्पैक्ट सीजन का आएगा टेम्परेचर पे, वही पंजाब भारत का हिस्सा। तीसरा इम्पैक्ट रीजन का आ जाएगा कि उसी पंजाब, उसी भारत में एक मैदान है उत्तर प्रदेश, और एक पहाड़ी है उत्तराखंड, जोग्राफिकल लोकेशन दैट रीजन। तो क्या उस पर्टिकुलर एरिया की सिचुएशन है ग्लोब पे, उस सिचुएशन के मुताबिक उसकी पर्टिकुलर पोजीशन क्या है, ये सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग एक टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर सीजन वाइज, जोग्राफी वाइज, रीजन वाइज, लैटिट्यूड वाइज एक एवरेज टेम्परेचर है ग्लोब का ऑलमोस्ट 14.6, या आप इसे ग्रॉस फिगर में ले ले तो 15 डिग्री सेल्सियस। देयर इज द एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज 15 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब ये जो 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, हम ये मान रहे हैं कि जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर है अब तक लगभग 0.9 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो चुका है। सो एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ 0.9 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो चुका है। ये कब से कब तक इंक्रीज हुआ है? लगभग 1905 से लेकर के 2006 के दौरान। तो एक सेंचुरी के दौरान लगभग इतना टेम्परेचर राइज आपने देख लिया, 0.9% के 0.9 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम इसी रफ्तार से चलते रहे तो 2100 को अचीव करते करते ऑलमोस्ट 4 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एवरेज बढ़ जाएगा। एवरेज सरफेस टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस, एवरेज सरफेस टेम्परेचर 2100 तक जाते जाते हो सकता है 20 डिग्री सेल्सियस। आई एम टॉकिंग अबाउट द एवरेज टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। अर्थ बेसिकली एक एयर कंडीशन में है, ठीक है। अब 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ही इन पंजाब, इन समर सीजन ऑफ मई एंड जून, यू कैन एक्सपीरियंस 48-49 डिग्री टेम्परेचर। तो जब भी 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा एवरेज टेम्परेचर, तो देन यू कैन एक्सपीरियंस टेम्परेचर ऑफ 54-55 डिग्री सेल्सियस। एंड अभी तक एयर कंडीशन और जनरल जिनको आप कहते हो 50 डिग्री तक ठंडा करते हैं वो, उसके बाद क्या होता है तो पता ही है आपको, वो सब क्या होता है वो भी समझा देंगे। इतनी बात समझ में आई? हम ये वादा किए बैठे हैं कि जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ द ग्लोब 1760 में था, जिसको हम इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज मानते हैं, उसके पहले वाले दिन तक, प्री इंडस्ट्रियल एरा में जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर था ग्लोब का, उससे 1.5% राइज तक, उससे 1.5% से 2% राइज तक हमें अर्थ को रोकना है। यह हमारा टारगेट है बाय 2100 डिग्री, 2100 सेंचुरी, 2100 ईयर तक। समझो बात को, अभी तक 0.9 डिग्री सेल्सियस रेज हुए हो, इसमें और विंडो आपके पास कितनी ओपन है? सिर्फ 0.5 और रेज होने की, या 0.6 और रेज होने की। कब तक? 2100 तक। 2100 तक कहने का मतलब 1760 को सपोज कीजिए एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ अगर 13 डिग्री सेल्सियस है, तो आप ये कहते हैं कि हम 2100 AD तक एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ जो है इसे रोकेंगे समवेयर अराउंड 14.5 to 15 डिग्री सेल्सियस। आया लॉजिक समझ?
कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ था उससे 1.5 से 2% की बढ़ोतरी तक हम 2100 तक रोक देंगे, ये हमारा टारगेट है। और ऐसे में सिनेरियो ये है कि 0.9 डिग्री सेल्सियस तो बढ़ ही गया अभी तक, तो अगर हम 1.5 में से 0.9 माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास विंडो और कितनी बची, 0.6 डिग्री सेल्सियस की बस, है ना। तो 0.6 डिग्री सेल्सियस का स्कोप बचा है, इतने पे हमें खेलना है। और अभी साल कितने पड़े हैं, 2019 चल रहा है, बस 81 साल है, 81 सालों में 0.6 डिग्री विंडो है, तो प्रयास करने होंगे। सारी बात यहाँ पे आके टिक गई इस बात पे कि सर कुल मिला के आप यही कहना चाहते हो ना कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर बढ़ रहा है। और टेम्परेचर किसका मेजर है, टेम्परेचर के थ्रू आप मेजर किसको कर रहे हैं, हीट को, ऊष्मा को, गर्मी को, और इसके यूनिट क्या है, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट। अमेरिका में है तो फ़ारेनहाइट यूज़ करेंगे, अदरवाइज सेल्सियस यूज़ करेंगे। और सेल्सियस में ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस। आई बात समझ में, आगे बढ़े। अब खेल क्या हो रहा है, जब आप बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, तो ग्लोबल वार्मिंग तो हो गई, फिर बढ़ गया टेम्परेचर। मैं कहता हूं 2100 आते आते 5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर प्रिडिक्टेड है बढ़ना, तो बढ़ गया। और अभी 0.9 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। अंतर क्या पड़ रहा है टेम्परेचर बढ़ने से, मेन एस्पेक्ट क्या है ग्लोबल वार्मिंग को स्टडी करने का, मेन एस्पेक्ट है जब आप ग्लोबल वार्मिंग को स्टडी कर रहे हैं तो आप क्लाइमेट से रिलेटेड कुछ फिनोमेनास को, कुछ एट्रीब्यूट्स को स्टडी करते हो। वो क्या चीज़ें हैं, सबसे पहला तो स्टडी हमने कर दिया टेम्परेचर को, दूसरा हम स्टडी करते हैं प्रेशर को, और प्रेशर है यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को स्टडी करते हो। तीसरा आप स्टडी करते हो विंड सिस्टम को, विंड सिस्टम्स जितने भी हैं आपकी वर्ल्ड लेवल पर। चौथा आप स्टडी करते हो वेव पैटर्न, वेव पैटर्न, वेव को आप स्टडी करते हो। नेक्स्ट आप स्टडी करते हो ऑल फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशंस। और नेक्स्ट आप स्टडी करते हो एक्सट्रीम इवेंट्स, जैसे साइक्लोन्स, जैसे स्टॉर्म्स, हरिकेन्स, ये सब आते हैं। तो अल्टीमेटली जब आप क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, जब आप ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, आपकी जो स्टडी आती है निकल के, आप स्टडी इन चीज़ों पे करते हो, टेम्परेचर पे, एटमॉस्फेयर के प्रेशर पे, विंड सिस्टम जो प्रिवेलिंग है, मतलब एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस, इसको हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस। वेव पैटर्न जो है ओशियंस में, टाइड्स हैं तो किस हाइट की है, किस लेवल पे हैं, किस फ्रीक्वेंसी में है, वेव्स हैं तो किस तरह की हैं, वाटर करंट्स हैं तो किस तरह के हैं, प्रेसिपिटेशंस हैं तो बरसातें हैं तो हेल स्टॉर्म ज़्यादा बढ़ रहे हैं, स्नो बढ़ रही है, रेनफॉल ज़्यादा बढ़ रहा है। दूसरा, रेनफॉल ग्रेजुअल है, किस ड्रिजलिंग है या फिर टॉरेंशियल है, कैसा है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है या अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और फिर एक्सट्रीम इवेंट्स की एक्सट्रीमनेस कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है और डेवास्टेशन कितना है, ये सब स्टडी करते हैं ऑल इन ऑल आप इन सब चीज़ों के दौरान। और इनका स्टडी करना ही बनता है, वो हम भी अभी स्टडी करेंगे। लेकिन ये सारे के सारे इवेंट किसी ना किसी फॉर्म में आपने कनेक्ट किए हैं कुछ फिनोमेनास के साथ। वो फिनोमेनास हमें समझने बहुत ज़रूरी है। और हर फिनोमेना का कोर टेम्परेचर है, हर फिनोमेना का कोर टेम्परेचर है। टेम्परेचर का घटना, टेम्परेचर का बढ़ना, टेम्परेचर का बढ़ना घटना कई सारे प्रोसेसेस पे डिपेंड है। आप डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को स्टडी करेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेम्परेचर, है ना। क्यों? क्योंकि ये सारे एट्रीब्यूट्स वेरी करेंगे डिफरेंट फिनोमेनास की वजह से। वो सारे फिनोमेना टिके हुए हैं कहीं ना कहीं टेम्परेचर पे। टेम्परेचर का घटना बढ़ना टिका हुआ है कई प्रोसेसेस पे। वो प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले तो आप सब ये जानते हैं
कि सन जो है यही अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सभी प्लैनेट्स का, जो प्लैनेट्स आपके सोलर सिस्टम में है। और ये आपके सामने ये है आपकी भाई अर्थ, ये अर्थ है, ये सन है, ठीक है। अब आपको मैं कुछ कंसेप्ट बताता हूँ। देखिए, जब सन से रेडिएशंस आती है ना, जब सन से रेडिएशन आती है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, उनका कंसेप्ट क्या है। अर्थ जो है एक ब्लैंकेट से कवर है, और वो ब्लैंकेट बना है एटमॉस्फेयर का। किसका बना है? सेमी एटमॉस्फेयर का। अब इस एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट में क्लाउड्स भी हैं, क्लाउड्स है ना, क्लाउड, ओके, और एटमॉस्फेरिक पार्टिकल भी हैं, है ना। तो क्लाउड हैं, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स हैं, जैसे अलग अलग चीज़ें हैं, गैसेस हैं, वेपर हैं एंड एरोसोल्स हैं। तो यहाँ पर हम क्या देते हैं? गैसेस हैं, वाटर वेपर्स हैं, और यहाँ पर एक्सक्लूसिवली एरोसोल्स, ओके। अब होता क्या है, सन से जो ये रेडिएशन होती है, रेडिएशन, सन से एनर्जी क्या होती है? रेडिएट। ये रेडिएशन सभी प्लैनेट्स को रिसीव होगी ना, इसमें से जो हिस्सा अर्थ इंटरसेप्ट कर लेती है, मतलब अर्थ रोक लेती है अपने पास, उसे हम कहते हैं इंसोलेशन। उसे हम क्या कहते हैं? इंसोलेशन, ठीक है। और इंसोलेशन के बेसिस पर अगर हम एक चीज देखें तो सन से रेडिएशन हुई, उसका जो पार्ट हमने इंटरसेप्ट किया वो हुई इंसोलेशन। वो जो पार्ट हमने इंटरसेप्ट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ इंसोलेशन, वो कितनी रिसीव हुई, कितनी रिसीव हुई, कितनी रिफ्लेक्ट बैक हुई, कितनी एब्जॉर्ब हुई। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम निकालते हैं हीट बजट ऑफ द अर्थ। हीट बजट, तो अर्थ का भी अपना एक हीट बजट है। बजट क्या होता है? कितना आया, कितना रुका, कितना वापस गया, तो दैट इज बजट। अब उसके बेसिस पर अगर हम देखें हीट बजट अगर हमें निकालना है अपना, तो एक फिनोमेना ये देखना होगा कि जो रेट ऑफ एनर्जी एक्चुअली में सन से एनर्जी आ रही, उसमें से वो रेट ऑफ एनर्जी जिसे अर्थ एब्जॉर्ब करती है, वो रेट ऑफ एनर्जी जिसे अर्थ एब्जॉर्ब करती है, दैट रेट ऑफ एनर्जी इज 1388 वाट, 1388 वाट इन अ ईयर, ठीक है। इसको हम कहते हैं सोलर कांस्टेंट, दैट इज सोलर कांस्टेंट, ओके। जब बात हम हीट बजट की कर रहे हैं तो अल्टीमेटली हमें सन से आने वाली रेडिएशन के माध्यम से जो एनर्जी हमें मिल रही है, उस एनर्जी का वो हिस्सा तो पता लगाना ही होगा जिसे हम खपत कर जाते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो वो एब्जॉर्प्शन किस रेट पे होती है? सन की एनर्जी 1388 वाट। आई बात समझ में? कोई एक घर है, बाहर एक ट्रांसफार्मर है, वहाँ से पावर आती है, वो घर किस रेट से बिजली कंज्यूम कर जाता है, लगभग अगर देखें उनके साल का मीटर का बिल, तो ऑन एन एवरेज साल की ऑलमोस्ट 500,000 वाट के हिसाब से खा जाता है वो। आई बात समझ में? तो इसी तरह से एक सोलर कांस्टेंट निकाला जाता है, और सोलर कांस्टेंट यही है द रेट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ, इट इज अ सोलर कांस्टेंट, दैट इज 1388 वाट। आई बात समझ में? अब अगर हम देखें तो अर्थ का ये एनुअल था, लेकिन अर्थ पे किसी भी एक टाइम पे अगर हम ध्यान से देखें तो सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पे आधी अर्थ पे एनर्जी रिसीव हो रही होती है ना। आधी अर्थ तो सन के ऑपोजिट साइड में होती है, तो किसी भी एक टाइम पे आधी अर्थ को एनर्जी रिसीव हो रही है ना, क्योंकि आधी अर्थ तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। तो उसके बेसिस पर अगर हम ये निकालने का प्रयास करें
कि पर स्क्वायर मीटर एरिया में किस रेट से एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो दैट एस्पेक्ट इज 345 वॉट। 345 वॉट। आई बात समझ में? ये दोनों कंसेप्ट बता दिए मैंने आपको। अब यहाँ पे मैं समझाना क्या चाहता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफिकेशन ये है, आओ समझें। सपोज सन से 100 यूनिट्स एनर्जी रेडिएट हुई। कितनी? 100 यूनिट्स। इसमें से सिर्फ 70 यूनिट्स एनर्जी अर्थ में एब्जॉर्ब होगी। 70 यूनिट्स एनर्जी क्या हुई? अर्थ में एब्जॉर्ब। बाकी की 30 यूनिट्स एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर गई स्पेस में। वो कहाँ से हुई? क्लाउड्स, एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स जैसे गैसेस और वाटर वेपर्स, और एरोसोल्स जैसे कि सल्फेट पार्टिकल्स, नाइट्रेट पार्टिकल्स या ब्लैक कार्बन, कुछ भी है। ओके, इन्होंने स्पेस में रिफ्लेक्ट बैक कर दी, कुछ रिफ्लेक्ट बैक कर दी, कुछ एब्जॉर्ब कर ली। एब्जॉर्ब करने के बाद भी कुछ तो आई और रिफ्लेक्ट, कुछ एब्जॉर्ब की। एब्जॉर्ब करने के बाद चारों डायरेक्शन में रेडिएट की। उसमें से कुछ अर्थ की तरफ रेडिएट की, कुछ बाकी फिर से रिफ्लेक्ट बैक कर दी। फाइनली 70 यूनिट्स जो है अर्थ में एब्जॉर्ब हुए, और ये आकर के अब ये अर्थ में 70 यूनिट्स डन। तो कुल मिलाकर के अर्थ की तरफ आने वाली सोलर रेडिएशन का वो हिस्सा जिसे हम ये मान के चलते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ विजिबल लाइट नहीं होती, इसमें सारी बैंड विड्थ काउंट होंगी। यानी कि इसमें गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट वेवगाइड एंड इंफ्रारेड रेडिएशन, सारी एनर्जी का पूरा बैंड जो है, जो अर्थ की तरफ आया है और जिस रेट पे ये एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, वो है सोलर कांस्टेंट, जिसमें सिर्फ विजिबल लाइट नहीं थी, एवरीथिंग इंक्लूडेड। डन हुई बात? क्लियर? अब अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, जब हम अर्थ के बजट की बात करते हैं तो मान लीजिए 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी रेडिएट हुई सन की तरफ से, उसमें से मेनली जो अर्थ को एब्जॉर्ब हुई है वो कौन सा पार्ट एब्जॉर्ब हुआ है अर्थ में? इंफ्रारेड, क्योंकि अल्ट्रावायलेट्स भी खत्म हो गई ओजोन में। आई बात समझ में? एक्स और एक्सरे और गामा रे खत्म हो गई थर्मोस्फेयर के दौरान। वेवगाइड एंड विजिबल लाइट एंड इंफ्रारेड जो है वो पूरी सरफेस तक आई और एब्जॉर्ब हुई। तो इसीलिए जब हम अर्थ की बात कर रहे हैं कि सोलर कांस्टेंट कहाँ पे इवेलुएट करना है, काउंट करना है, हम अर्थ में, अर्थ के सरफेस की बात नहीं, अर्थ की बात कर रहे हैं जिसमें एटमॉस्फेयर भी इंक्लूडेड है। सो एनर्जी रिसीव्ड एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द सोलर कांस्टेंट। क्लियर हुई बात? अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना। एनी एनर्जी रिसीव्ड एट द वेरी डिफरेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है ना, तो वो दैट पर्टिकुलर रेट ऑफ एनर्जी इज सोलर कांस्टेंट। उसमें से तो फिर फिल्टर आउट होने लग जाता है, और वो फिल्टर आउट होने के बाद ही हमने देखा कि 100 यूनिट आए थे, 70 यूनिट ही अर्थ तक पहुंचे हैं। तो जो अर्थ तक सरफेस पे आया है, इसके बेसिस पे हमें फर्दर आगे अर्थ का हीट बजट बनाना है, क्योंकि अपने लिए मेनली मैटर कौन सी एनर्जी कर रही है? ये 70 यूनिट्स। ठीक है? अब ये 70 यूनिट्स हम फर्दर अर्थ क्या करेगी? जब सन से एनर्जी आ रही है तो ये हाई एनर्जी बैंड है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई रहेगी। एक पर्टिकुलर पॉइंट से बहुत सारी क्रेस्ट एंड ट्रफ्स क्रॉस हो जाएंगी, लेकिन एनर्जी वेवलेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द टू crest and the two trough wavelength is very strong because the vibration of particles are very fast, तो because energy is very high, तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा रहती है, वेवलेंथ कम होती है, ये हाई एनर्जी वेव होती है। तो इन्हें हम कहते हैं शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशंस। शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशंस। आई बात समझ में?
ये अर्थ पे रिसीव हुई, लेकिन अर्थ पे रिसीव होने के बाद अब ये री रेडिएट होती हैं। इन्हें हम कहते हैं लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल इंफ्रारेड रेडिएशंस। तो जो आई हैं वो शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रेडिएशंस थी, जो जाएंगी ये लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं। अब अर्थ में ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है ना 70 यूनिट, इसका 90% री रेडिएट होता है। इसका 90% क्या होता है? री रेडिएट। जब ये री रेडिएट हुई है तो यहां पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, कुछ गैसेस एग्जिस्ट कर रही हैं, जिनमें से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, परफ्लोराइड। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, परफ्लोराइड, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, ओजोन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड्स, ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट गैसेस, वाटर वेपर्स और कुछ एरोसोल्स भी हैं, कुछ पार्टिकल्स। ये क्या करेंगे? इनमें से ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, वाटर वेपर, ये सारे अर्थ से री रेडिएट हो रही इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहाँ पर ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। CO2 है, मीथेन है, O3 है, ये ट्रोपोस्फेयर में भी होती है। जब ओजोन ट्रोपोस्फेयर में हो उसे बैड कहते हैं, जब ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में हो उसे गुड कहते हैं। इसमें वाटर वेपर्स हैं, वाटर वेपर्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं। इन्होंने अर्थ से री रेडिएट हो रही इस पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद जब ये हीटअप हुए, गर्म हुए, तो उन्होंने इस एनर्जी को फिर रिलीज किया, री रेडिएट किया इन ऑल डायरेक्शंस। बिल्कुल मत सोचना कि ओनली टूवर्ड्स द अर्थ। ये सारे मैकेनिज्म आज क्लियर हो गए तो MCQs बड़ी इजीली सॉल्व होंगे। CO2 ने एनर्जी रिसीव की ये, लेकिन उसके बाद उसने उसे री रेडिएट किया इन ऑल डायरेक्शंस। इसकी वजह से वो एनर्जी जो अर्थ ने री रेडिएट की थी इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस, इन गैसेस ने उन्हें कैप्चर किया, एब्जॉर्ब किया और गर्म हुई। उसके बाद इन गैसेस ने उन्हें री रेडिएट किया इन ऑल डायरेक्शंस। तो कुछ अमाउंट तो स्पेस में चला गया, लेकिन फिर से कुछ अमाउंट बाकी अर्थ की तरफ आ गया। इतने में जब वो अमाउंट अर्थ की तरफ आया, सोलर कांस्टेंट तो अपना काम कर ही जा रहा है ना ऑल द टाइम, वहां से तो एनर्जी अर्थ एब्जॉर्ब कर ही रही है। तो उतने में 100 यूनिट में से नए 70 यूनिट तो मिले, लेकिन पुराने 70 यूनिट का जो 90% हिस्सा छोड़ा था स्पेस के लिए, उसमें से कुछ 40-50% फिर वापस भी आया था। तो नया 70% भी है अपने पास सन से आया हुआ, पुराना 40-50% भी है, और अब अपने पास इकट्ठा हो गया लगभग 120-30%। अब इसका 90% फिर छोड़ेंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड और इस तरह की गैसेस फिर एब्जॉर्ब करेंगी, फिर उन्हें सभी डायरेक्शनों में री रेडिएट करेंगी, और फिर वापस से उसका एक हिस्सा अर्थ की तरफ आएगा। इसकी वजह से वो जो एक हीट है जिसे आने के बाद एक टाइम पे एस्केप हो जाना चाहिए था स्पेस में, वो वहीं पे ट्रैप हो चुके रह जाती है। इसकी वजह से अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और दूसरा अर्थ के लोअर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसको मैकेनिज्म को हम कहते हैं इट इज अ ग्लोबल वार्मिंग बिकॉज इट इज ड्यू टू द greenhouse effect, and that greenhouse effect is not a natural greenhouse effect. There are two effects. The first is the natural greenhouse effect and the another one is the unusual or artificial greenhouse effect. अब फर्क बताता हूँ दोनों का। आओ देखो, ये जो अर्थ है, अगर अर्थ पे ये गैसेस ना होती तो अर्थ का एवरेज सरफेस टेम्परेचर समवेयर अराउंड -17 डिग्री सेल्सियस होता। कैन यू इमेजिन -17 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर? इतने पे लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट नहीं कर पाती, आप खत्म हो जाते।
लेकिन अर्थ को एक हैबिटेबल कंडीशन दे रखी है जिसमें अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फ्रोजन भी नहीं है, लाइक द मून, लाइक द मार्स, मंगल ग्रह की तरह। मंगल ग्रह में देयर इज एवरीथिंग फ्रोजन, ऑन वीनस देयर इज एवरीथिंग बर्निंग। यस, देयर इज प्रीडोमिनेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन मंगल ग्रह। मार्स में भी प्रीडोमिनेंस कार्बन डाइऑक्साइड का है बस, बट देयर इज वेरी थिन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर इज वेरी थिन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, वहां पर वाटर वेपर्स नहीं है और मीथेन ना मात्र ही है। इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो वहां पर प्रीडोमिनेंस है उसको सपोर्टिव एक्ट नहीं मिलता वाटर वेपर्स का और मीथेन का, तो इसकी वजह से वो ग्रीन हाउस में नहीं बदल पा रही, तो इट इज़ इन फ्रोजन कंडीशन। लेकिन इसका टोटल उल्टा वीनस में कितने लाख गुना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, यू कैन नॉट इमेजिन, एज कम्पेयर टू अर्थ। तो इट इज़ बर्निंग, जला हुआ। क्लाउड्स बर्न करते हैं वहाँ पे, एकदम जलते हैं, तो बर्निंग क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। आई वो समझ में, वीनस पे। अब ऐसे में जब हम बात करते हैं कि ये गैसेस हमारे अर्थ में थी, तो इसका पर्पज़ ये है कि जब दिन में शॉर्ट वेव रेडिएशंस आएंगी, वो शॉर्ट वेव रेडिएशंस का भी एक हिस्सा रिफ्लेक्ट बैक होता है, कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हुआ, उसके बाद सरफेस ऑफ अर्थ पे आया। और ऐसे में वाटर वेपर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो सन से आने वाली रेडिएशन प्लस अर्थ से जाने वाली रेडिएशन दोनों को एब्जॉर्ब करता है। तो दैट्स वाई वाटर वेपर को हम फीडबैक कहते हैं। वाटर वेपर को हम क्या कहते हैं? फीडबैक। दैट्स वाई इट इज अ फीडबैक। बाकी गैसेस को हम क्या कहते हैं? फोर्सिंग। बाकी गैसेस को हम क्या कहते हैं? फोर्सिंग। फोर्सिंग क्यों समझाऊंगा। एंड वाटर वेपर को हम क्या कहते हैं? फीडबैक। फोर्सिंग एंड फीडबैक। जब टेक्नोलॉजिकल पेपर्स पढ़ोगे, अच्छे आईपीसीसी की रिपोर्ट पढ़ोगे, यूएनएफसीसीसी पढ़ोगे, तो फिर ये वर्ड बहुत आने। तो अभी आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज रेडिएटिव फोर्सिंग, व्हाट इज नेगेटिव रेडिएटिव फोर्सिंग, व्हाट इज पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्सिंग, व्हाट इज फीडबैक मैकेनिज्म। मुद्दे की बात यहाँ पर ये आ जाती है कि जब ये गैसेस ना रहती तो इसकी वजह से जो अर्थ है दिन के समय बहुत हीटअप होती, रात के समय सारी की सारी एनर्जी रेडिएट करके बहुत कूल हो जाती, तो टेम्परेचर का बैलेंस नहीं रह पाता जो लाइफ फॉर्म के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन एक सही टेम्परेचर बनाए रखने का काम यही गैसेस करती हैं, जिसकी वजह से देयर इज़ अ वेजिटेशन, देयर इज़ अ लाइफ, देयर इज़ अ एटमॉस्फेयर। तो वो था नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट। लेकिन अभी अनयूजुअल ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तो मुद्दे की बात बनती, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहाँ से आ गया यहाँ पे? देखिए, आज की डेट में यूरोप में शायद उस लेवल पर रिक्वायरमेंट ना हो, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, 1650 से 1850 के दौरान जब यूरोपियंस कॉलोनाइजेशन कर रहे थे पूरे वर्ल्ड में, उन्हें इसलिए भी भारतीय मसालों की इतनी आवश्यकता थी क्योंकि यूरोप में 1650 से 1850 के बीच में एक ग्लेशिएशन का फेज था। ग्लेशियर्स बढ़ रहे थे अल्पस माउंटेन के और आइस शीट्स एक्सपैंड हो रही थी। वाई? सोलर सन से आने वाली रेडिएशन कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी सन रेडिएट करता है। सोलर कांस्टेंट ये था कि कितना अमाउंट ऑफ किस रेट ऑफ एनर्जी पे अर्थ एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, लेकिन कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी सन रेडिएट करता है उसको हम कहते हैं सोलर इरेडियंस। उसको कहते हैं सोलर इरेडियंस। सोलर इरेडियंस समझ आया? ठीक है। 1650 से 1850 के बीच में एक तो इसमें कमी आई थी, और दूसरा उस टाइम पर वॉल्केनिक इरप्शंस हुई थी जिन्होंने ग्लोब को काफ़ी हद तक कवर कर लिया था। इसकी वजह से सोलर इरेडियंस तो घटा ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, सोलर कांस्टेंट को इंसोलेशन में बदलने नहीं दिया, क्योंकि रास्ते में लेयर ऑफ पार्टिकल्स आ गई जो अर्थ के सरफेस तक हीट आने नहीं दे रहे उस लेवल तक। और इंसोलेशन क्या है? वो पार्ट ऑफ द एनर्जी जो इंटरसेप्ट करता है अर्थ का सरफेस। आई बात समझ में? तो वो हीट में नहीं बदल पा रहा था, एक लेयर, एक चादर आ गई थी डस्ट की, ऐश की। ये इसकी वजह से ग्लेशिएशन की एक एज पाई गई है 1650 से 1850 के दौरान। ये हमने उस टाइम पे देखा। अब अभी की अगर हम बात करें, आप कहें कि तब की वजह से एक इफेक्ट क्रिएट हुआ, वो क्या था कि अगर एग्रीकल्चर करना है, क्रॉप करनी है वहाँ पे, तो पौधों को एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर तो चाहिए। उसके लिए वहाँ पर छतें, दीवारें कांच की बनाई जाती थी और कांच ट्रीटमेंट किया होता था। उसमें जितनी भी एनर्जी है, जैसे विब गेयर और इंफ्रारेड रेडिएशंस एंटर तो हो जाती थी,
लेकिन वो उसे एस्केप नहीं कर पाती थी। पहला तरीका तो वो बाहर नहीं जा सकती। तो जब वो वहाँ की अर्थ सरफेस को एब्जॉर्ब हुई हैं, अब अर्थ को उन्हें रात को री रेडिएट करना है। री रेडिएट करके या तो वो एस्केप कर जाएं, लेकिन जब उनका री रेडिएशन हुआ तो वो अंदर ट्रैप हो गई, तो इससे टेम्परेचर बढ़ता था। और दूसरा, क्योंकि वो जो ग्लास हुआ करते थे वो आउटर एटमॉस्फेयर से फुल्ली आइसोलेटेड रखे जाते थे ट्रीटमेंट के माध्यम से, तो हीट का डिसिपेट होने का भी कोई चांस नहीं रहता था कि वो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के साथ डील करके डिसिपेट हो जाए। तो एक तो एस्केप भी नहीं हो रही स्पेस में, क्योंकि वो जो कांच है वो आने वाली रेडिएशंस के लिए तो ट्रांसपेरेंट है, जाने वाली रेडिएशंस के लिए दीवार है, ओपेक, दीवार के उस तरफ नहीं देख सकते। और दूसरा, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से भी आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो ग्लास है वो हाईली इंसुलेटेड वर्जन है, वो किसी तरह की ट्रीटमेंट होने, मिक्सिंग होने नहीं देता। इसकी वजह से अंदर एक तापमान बना रहता था। इसलिए ये जो हाउसेस हैं, इसकी वजह से पेड़ पौधे, एग्रीकल्चर, ग्रीनरी होती थी, तो इसे हमने ग्रीन हाउस कह दिया। तो जब हमने समय आगे बढ़ने पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ये देखा कि ग्लोबल लेवल पर आर्कटिक और अंटार्कटिका में आइस पिघल रही है, कई तरह की परेशानियां फेस हो रही हैं, उसके बाद हमने ये स्टडी किया कि कुछ गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस की तरह बिहेव कर रही हैं। सन से आने वाली शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशंस को तो अर्थ तक आने देती हैं, उनको लेके तो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन अर्थ से जब एनर्जी री रेडिएट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती, ट्रैप कर लेती, और ट्रैप करके ओपेक दीवार की तरह, ग्रीन हाउस की तरह वापस अर्थ की तरफ भेज देती। इसकी वजह से अर्थ का सरफेस का और लोअर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, क्योंकि ये गैसेस लोअर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, इसकी वजह से लोअर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसको कहा गया कि टेम्परेचर रेज होना पूरे ग्लोब लेवल पे, इट इज़ अ ग्लोबल वार्मिंग, प्लस ये हो रहा है ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्योंकि गैसेस ग्रीन हाउस की तरह बिहेव कर रही है। तो नेचुरल ग्रीन हाउस किस तरह से बदल गया है पूरी तरह से अनयूजुअल एंड आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस, उसी की वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग का एक इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। क्यों? इससे इंटरप्ट हुआ है आपका नेचुरल हीट बजट ऑफ द अर्थ, इससे इन्फ्लुएंस हुआ है आपका थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अर्थ का एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है कि कितनी हीट उसने एब्जॉर्ब करी, फिर उसको वो री रेडिएट करती है। री रेडिएट करने के साथ साथ यहाँ पे रिलेशन सिर्फ स्पेस एंड अर्थ का है। स्पेस से एनर्जी आई, स्पेस में एनर्जी वापस भेजी, लेकिन इसके अलावा ये वर्टिकल रिलेशन के अलावा देयर इज अ हॉरिजॉन्टल थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम आल्सो। अगर ओशियंस ज़्यादा ठंडे हो गए, सरफेस, ओशियन का सरफेस, तो वाटर एक्सपैंड करता है, नीचे से ठंडा पानी ऊपर आता है, और वो पानी जो एक्सपैंड करता है मोस्टली कैसा काम होता है? जल्दी से ग्लोब दो। व्हाट डू यू मीन बाय द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एट द ग्लोबल लेवल? देयर इज वन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन द अर्थ एंड द स्पेस, आया गया। अनदर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इज ऑन द सरफेस। ये इक्वेटर है, सन की लाइट ज़्यादा रिसीव होती है, यहाँ पर ज़्यादा सरफेस वाटर गर्म होता है तो वो एक्सपैंड करता है, हल्का होके फैलता है, तो फैल के यहाँ से जाता है साउथ पोल और यहाँ से जाता है नॉर्थ पोल की तरफ। तो यहाँ पर स्पेस अब खाली पड़ा है, तो सब सरफेस वाटर ऊपर आएगा। वो सब सरफेस वाटर जो ऊपर आ रहा है वो अपर लेयर के नीचे था, तो वो तो ठंडा होगा, अब उसे गर्म होने में समय लगेगा। इतने में जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ पानी गया है वो वहाँ जाकर के ठंडा हो जाएगा, क्योंकि सन की रेडिएशन वहाँ पर उतनी नहीं है, तो वह वहाँ ठंडा हो करके इकट्ठा होगा, कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर वो अंदर को सिंक करेगा, अंदर को सिंक करता जाएगा। इतने में यहाँ से पानी गर्म होकर एक्सपैंड कर रहा है, इसको भरने के लिए कोई पानी नीचे से ऊपर आना चाहिए, तो वो जो ऊपर जाके सिंक हुआ था ठंडा होके, वही अंदर ही अंदर, समुद्र के अंदर ही अंदर इक्वेटर से बाहर आएगा। तो अगर कल मैंने हवाओं का एक चक्र बताया था, तो पानी का भी एक चक्र है। देखो ऐसे सरफेस वाटर इक्वेटर से पोलवर्ड जाता है, और सब सरफेस वाटर अंदर की तह पोल से इक्वेटर वर्ड जाती हैं। इस तरह से हीट बजट मेंटेन होता रहता है सरफेस पे, गर्म ठंडा। इसका दूसरा तरीका था विंड सिस्टम। मैंने आपको बताया था सन की नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड माइग्रेशन के साथ साथ कैसे ज़्यादा गर्म हो गया एक एरिया, वहाँ पे लो प्रेशर हुआ, और उसको भरने के लिए सराउंडिंग रीजन से हवाएं आएंगी जो मॉइस्चर लेडन होंगी, और अल्टीमेटली वहाँ पर रेनफॉल की सिचुएशन बनेगी, तो वह एरिया ठंडा हो जाएगा। इसकी वजह से हीट जो है एक जगह से दूसरी जगह, ऑलवेज अर्थ को अपना थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव करना।
लेकिन ये तब तक नेचुरली चलता है जब तक अर्थ अपने नेचुरल मैकेनिज्म्स में काम करे। मैंने जो इतनी स्टोरी आपको अर्थ के रिलेटेड सुनाई, इसमें आपको कुछ कंसेप्ट समझने हैं। वो क्या है? दैट वार्मिंग दैट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ, इट इज नॉट अ काइंड ऑफ नेचुरल वार्मिंग प्रोसेस ऑफ अर्थ, इट इज एंथ्रोपोजेनिक वार्मिंग। इसलिए हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। अब मैं तथ्यों पे आधारित आपको समझा दूंगा कि ये एंथ्रोपोजेनिक, ह्यूमन जनित, मानव जनित क्यों है, ह्यूमन एक्टिवेटेड वार्मिंग क्यों है। अब चर्चा उस पर करनी है। अब बहुत सारे और फेनोमेना समझने हैं, आइए चलते हैं। चलिए अब हम आपको कुछ कंसेप्ट बताते हैं कि एंथ्रोपोजेनिक ग्लोबल वार्मिंग से हमारा क्या मानना है। आइए, अभी हमने कुछ वर्ड्स और कंसेप्ट समझे। देखिए, जब आप अर्थ की बात करते हैं ना अतुल, लगभग 24 लाख ईयर्स अगो, ऐसे वर्ड ज़्यादा समझ आते हैं ना। मैं 2.4 मिलियन कहता, दिक्कत करता। 24 लाख ईयर्स अगो से लेके ऑन एन एवरेज फिगर ले लो आप, 12,000 ले लो, 12,000 ईयर्स अगो तक जो एक ईपो था, वो था प्लास्टोसीन ईपो। जो एक पीरियड हमने माना है वो है प्लास्टोसीन ईपो। ईओन क्या होता है, एरा क्या होता है, ईपो क्या होता है, पीरियड क्या होते हैं, पीरियड क्या होते हैं, ईपो क्या होते हैं। इसके लिए आप हमारा देखें लेक्चर 3-4 ज्योग्राफी का, दूरदर्शन वाले, आप इनको तो पता ही है। ईपो मतलब बस इतना समझ लीजिए, जैसे घड़ी के कांटे में सेकंड और आवर्स होते हैं, ये अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, तो इट इज ईपो। तो 24 लाख ईपो से लेकर के 24 लाख ईयर से लेकर के 12,000 तक क्या था सुखनिदान, ईयर्स अगो तक प्लेस्टोसीन ईपो। और ये क्या थी? इस दौरान कई बारी आइस एजेस एडवांस हुई और कई बारी रिट्रीट हुई, कई बारी ग्लेशिएशन हुई, कई बारी खत्म हुई। तो दैट वाज अ पीरियड ऑफ ग्लेशियल एडवांस एंड रिट्रीट सक्सेसिवली। कई बारी पूरे अर्थ पे आइस जमी और फिर पिघली, जमी पिघली, तो इन्हें हम प्लेस्टोसीन आइस एजेस भी कहते हैं। लेकिन इसके बाद 12,000 ईयर्स अगो से ये आज का पीरियड स्टार्ट हुआ है जिसमें मैन की स्टडी होती है, ह्यूमन की। तो दैट इज होलोसीन। ये होलोसीन ईपो शुरू हो गया। और इसमें भी अगर हम पर्टिकुलरली देखें तो अप्रॉक्स 9,000 ईयर्स अगो से हम प्रॉपर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, मैन एक्टिविटीज देखनी शुरू कर देते हैं। तो अब होलोसीन पीरियड में जी रहे हैं, होलोसीन ईपो में। तो ऐसे में नेचुरली अगर हम देखें तो लगभग 6,50,000 ईयर से लेकर के 6,50,000 ईयर से लेकर के 2010 तक, 6,50,000 ईयर्स अगो से 2010 तक लगभग 7 बार ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हुआ है। आइस एजेस एडवांस हुई हैं और रिट्रीट हुई हैं, एडवांस हुई हैं और रिट्रीट हुई हैं। ये प्रोसेस तो चलता रहा है। और सिर्फ रिसेंट आइस एजेस मैंने अभी एक्सप्लेन की, 1650 से 1850 यूरोप। मैंने इसका रीजन भी बताया, सोलर इरेडियंस और वॉल्केनिक डस्ट का एक्यूमुलेशन। तो इट वाज ए नेचुरल फिनोमेना। और इसके होने का मेन कारण क्या रहा होगा? इसके होने के मेन कारण नेचुरल फैक्टर में वॉल्केनिक इरप्शंस तो ठीक है। 1991 में फिलीपींस में माउंट पिनाटुबो में से वॉल्केनिक इरप्शन हुई थी और उसने इस लेवल पर पूरे के पूरे सरफेस को कवर कर लिया कि टेम्परेचर फॉल कर गया था। कई बारी तो ऐसा भी वॉल्केनोस के थ्रू देखने को मिला। 1816 में ऐसा हुआ, यूरोप में पूरा एक साल ही गर्मी नहीं पड़ी थी। तो एक ये फैक्टर है वॉल्केनिक। दूसरा फैक्टर समझो, ये जो अर्थ है ना, अर्थ स्फेरिकल बॉडी है, लेकिन अर्थ की स्फेरिकल बॉडी को ध्यान से देखो एक चीज, कि ये कोई एक पक्की लोहे की बॉल, लकड़ी की बॉल तो नहीं है। इसके ऊपर तो बहुत सारी फ्लूइडिक चीजें हैं,
जैसे पानी, मतलब अर्थ तो गोल है लेकिन उसके ऊपर देखो पानी है, पानी है और पानी ऑलवेज मूवमेंट करता है एक जगह से दूसरी जगह। दूसरा, अर्थ के ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं जिसे हम लिथोस्फीयर का पार्ट मानते हैं, इनके अंदर भी तो एक सेमी लिक्विड मटेरियल है जिसे हम मैग्मा कहते हैं। ये अर्थ के कॉन्टिनेंट की जो प्लेटें हैं ये भी तो उस मैग्मा के ऊपर फ्लोट करती रहती हैं, तो पानी भी फ्लोट कर रहा है, कॉन्टिनेंट्स भी फ्लोट कर रहे हैं। ऑलवेज अर्थ अपने मास को बैलेंस करती रहती है, किसकी वजह से? मटेरियल की डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। आई बात समझ में? इसकी वजह से ये अर्थ जो इस तरह से लगभग 1612 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रोटेट कर रही है, उसमें ये सारा मूविंग मटेरियल भी है, जिससे की वजह से वो इनकी मूवमेंट्स की वजह से अपने मास को बैलेंस करती है। इसकी वजह से अर्थ अपने जिस रोटेशनल एक्सिस पे खड़ी है, ये रोटेशनल एक्सिस में वॉबलिंग होती है। क्या होती है? वॉबलिंग। इसे हम कहते हैं अर्थ का वॉबल होना, डगमगाना। अब इसकी वजह से होता क्या है कि आज ये जो नॉर्थ पोल है ये स्टार पोलरिस को फेस कर रहा है। यहाँ की आज नॉर्थ पोल के ऊपर यहाँ पे पोलरिस है, पोल स्टार। लेकिन अर्थ का ये जो एक्सिस है, रोटेशन एक्सिस, इसको ध्यान में देखो। अर्थ के मास के बैलेंस रीबैलेंस की वजह से ये एक्सिस वोबल करता है। ये एक्सिस ये है, देन ये इस तरह से ये एक्सिस वापस अपनी उस ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। कितने हजार सालों में? 26,000 साल। 26,000 ईयर में भगवान का करिश्मा, अर्थ भी रोटेट कर रही, अर्थ रिवॉल्व भी कर रही, अर्थ का एक्सिस भी रोटेट कर रहा है ऐसे, और सेंटर में एक एक्सिस है, उस एक्सिस के इर्द गिर्द अर्थ का झुका हुआ एक्सिस रोटेट करता है। 26,000 सालों में ये पूरा एक चक्कर काटता है। मतलब 13,000 साल होते ही अर्थ का नॉर्थ पोल कौन से स्टार को फेस करेगा? स्टार वेगास, स्टार वेगास। और 7,500 साल जब होते हैं ऐसे, उस टाइम पे अर्थ का एक्सिस किसे फेस करता है? एम्प्टी स्पेस। तब ना स्टार पोलरिस है ना स्टार वेगास है। 13,000 साल में स्टार वेगास, फिर वापस से 13,000 साल में 26,000 साल वापस से स्टार पोलरिस। हमेशा से उत्तरी ध्रुव पे पोल स्टार हो ऐसा नहीं, स्टार वेगा भी होगा। इसके दौरान जब अर्थ वॉबल करते हुए ऐसे ये कर रही है, इसे कहते हैं अर्थ प्रीसेस करती है। अर्थ क्या करती है? प्रीसेस। प्रीसेस ये है अर्थ का प्रीसेशन। इसे हम क्या कहते हैं? अर्थ का प्रीसेशन। अर्थ प्रीसेशन, प्रीसेशन ऑफ द अर्थ, दैट इज रोटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द अर्थ। अर्थ खुद को बैलेंस कर रही है। ऐसे में यहां पर नॉर्थ पोल स्टार है। जब अर्थ इस फॉर्म में रेवोल्यूशन कर रही है और उनके ऊपर सन की रेज फॉल करती हैं, जब अर्थ ऐसी होगी, प्रिसीजन में जब ऐसे होगी, तो नेचुरली इंसिडेंस ऑफ द सनलाइट वेरी करेगा। जब ऐसे होगी नेचुरली वेरी करेगा। इसकी वजह से जो अर्थ के प्रिसेशन प्रोसेस है, इसकी वजह से अर्थ को क्या सोलर कांस्टेंट मिल रहा है, उसमें वेरिएशन आती है। सन वही है, पहला फैक्टर, ठीक है। सोलर कांस्टेंट में वेरिएशन आती है ड्यू टू द प्रेसेशन ऑफ द अर्थ। दूसरा, इस प्रेसेशन की वजह से सेंटर में सन है, सन रेवोल्यूशन लगा रही है, और जब सन रेवोल्यूशन कर रही है, सन का रेवोल्यूशनरी पाथ जो है वो भी तेजी से एसेंट्रिक होता जा रहा है। कैसा? एसेंट्रिक, ऐसे, गोल से ऐसे, मतलब ऐसे से ऐसे, ओके। जब इस तरह से सन का ऑर्बिटल प्लेन एसेंट्रिक होता चला जाएगा, उसकी वजह से भी सन, मैंने सन बोला कि अर्थ, सॉरी, जब इस तरह से अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन एसेंट्रिक होता चला जाएगा, इसकी वजह से भी सन और अर्थ के बीच में जो सोलर रिलेशन है उसमें तब्दीलियां आती हैं। पहली चीज तो अर्थ के ऑर्बिटल प्लेन के कैरेक्टर में चेंज आना, अर्थ के एक्सिस का वॉबल करना,
माने प्रेसेशन होना, इसकी वजह से सोलर कांस्टेंट जो है उस पर फ़र्क आता है। और इन वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर्स की वजह से अब तक हम इतनी अलग अलग एजेस देखे हैं। कभी ग्लेशिएशन हो जाता है और कभी फिर से गर्मी, कोल्ड एजेस देन वार्म एजेस, कोल्ड एजेस देन वार्म एजेस। क्लियर हुई ये बात? ठंडा और गर्म, हमें ये नेचुरल प्रोसेस है अर्थ का। लेकिन ऐसे में अब एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना और है। सन जो है, सन में कुछ खास पॉइंट होते हैं, कुछ खास पॉइंट होते हैं। उन पॉइंट्स को हम कहते हैं सन स्पॉट्स, सन स्पॉट्स। और ये सन स्पॉट्स के धीरे धीरे बनने का एक टाइम होता है। सन स्पॉट कब क्रिएट होता है? जब वहां पे एक्सेसिवली डेवलप्ड एनर्जी बर्स्ट हो जाती है, तो वहां पे सन स्पॉट इसके नियर बाय एरिया में क्रिएट होगा। इसको फेनोमेना हम यूनिवर्स में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसकी वजह से वो जो एनर्जी है, वो जो बर्स्ट हुई है, वो एक बार का तो फेनोमेना नहीं है। इसको बनने में समय लगता है। तो समय कितना लगता है? लगभग 6 से 11 साल का प्रोसेस होता है ये। इट इज़ अ साइकिल। तो हमने इसको 11 ईयर साइकिल माना है। उन दिनों में भी जब हम सन स्पॉट को रीच कर रहे होते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, फिर घटता है। एक फैक्टर इसको भी माना गया है, इससे सोलर इररेडिएशन में फर्क आता है। सोलर कांस्टेंट हमने देख लिया, सोलर इररेडियंस, इन सारे फैक्टर्स को प्राइमरी अब तक रिस्पॉन्सिबल माना जाता था टेम्परेचर वेरिएशन के लिए। और ये हैं नेचुरल ग्लोबल वार्मिंग प्रोसीजर्स। हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? हम चर्चा कर रहे हैं कि 1900 ऑनवर्ड्स 2018 तक ऑलमोस्ट 0.9 से 1.1 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर ग्लोब का बढ़ गया है। 100 साल के अंदर बढ़ा है, 100 साल के अंदर। और ऐसे में ये जो बढ़ावा हुआ है, इस बढ़ावे में से इंक्रीमेंट में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन 1950 के बाद का है, जब वर्ल्ड की मेजॉरिटी डेवलपिंग कंट्रीज ब्रिटेन से आज़ाद हुई, स्पेन से, फ्रांस से, अमेरिका से आज़ाद हुई। मतलब जब कॉलोनाइजेशन का फेज डीकॉलोनाइजेशन में बदला, जब भारत, अफ्रीका, साउदर्न अमेरिका, छोटे छोटे आइलैंड जब आज़ाद हुए, उसके बाद इन्होंने क्या किया? इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन 50 से 60 सालों में मैक्सिमम वो जो 1.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उसका मैक्सिमम चंक इन 50-60 सालों में बढ़ा है। और इन्हीं सालों में हमने कुछ फिनोमेनाज देखे हैं। वो फिनोमेनाज ये है कि अभी इतनी कम शॉर्ट टर्म में, बिकॉज 26,000 साल एक पर्सन की लाइफ में तो कभी भी प्रेसेशन महसूस ही नहीं होगा। इतने कम समय में ये एक्सिस के प्रेसेशन का रोल नहीं है। इतने कम समय में सन की एनर्जी को स्ट्रांगली ऑब्जर्व किया। 1970s के बाद सैटेलाइट्स के माध्यम से और डेडिकेटेड इक्विपमेंट्स के माध्यम से आप सोलर इरेडिएशन मेजर करते हैं। मेजर किया गया है, सोलर इरेडियंस में कोई अंतर नहीं आया, कोई उस लेवल पर। इट इज़ स्टेडी एंड नॉर्मल। तो सन और एक्सिस तो रीज़न उस लेवल पे नहीं है। फिर इस सडन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर का कारण कौन हुआ? तो वो हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। तो इसलिए कुछ साइंटिस्ट इस बात पर डिस्प्यूट करते हैं कि प्लेस्टोसीन ईपोक खत्म हो गई थी 11,700 या फिर 12,000 साल पहले। वो कह रहे हैं कि नाउ वी आर नॉट इन होलोसीन ईपो। होलोसीन ईपो भी खत्म हो गया है प्री इंडस्ट्रियल फेज में। इसको बोलो एंथ्रोपोसीन ईपो। यह है एंथ्रोपोसीन ईपो, जिस पीरियड में हम जी रहे हैं, क्योंकि इसमें ग्लोब मेजॉरिटी ह्यूमन एक्टिविटी से डिसाइड हुआ है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से। तो यहाँ से फिर क्लियर हो गया कि जब नेचुरल फैक्टर उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर असल मायने में टेम्परेचर राइज होने का रीज़न तो फिर ह्यूमन से रिलेटेड एक्टिविटीज़। वो एक्टिविटीज़ क्या है? अल्टीमेट ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। पहली बात, ग्रोथ ऑफ द, ये कौन बोला पॉपुलेशन? बड़े कम्युनिस्ट वे में बोला इन्होंने। अल्टीमेट ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से वेरी फर्स्ट एस्पेक्ट इज द चेंज ऑफ लैंड यूज प्रैक्टिसेस। तो चेंज ऑफ लैंड यूज प्रैक्टिसेस। ओके, लैंड यूज प्रैक्टिसेस में क्या चेंजेस आए हैं?
जितने भी वेटलैंड हुआ करते थे, नेचुरल वेटलैंड जैसे स्वैम्प एरिया, दलदल, मार्शी एरियाज, सारे फिल किए, उसे एग्रीकल्चर लैंड में बदला। जितने भी फॉरेस्ट थे उन्हें काटा, उन्हें एग्रीकल्चर में बदला। जितने भी माइनिंग एरियाज थे वहाँ से माइनिंग की, रिवर्स को रोका, डैम बनाए, वाटरवेज, रोडवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, टोटल लैंड यूज चेंज। ओके, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की वजह से ही देयर इज अर्बनाइजेशन, इसी की वजह से ही देयर इज हाई स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन, और ये कोई भी एक्टिविटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन है चाहे अर्बनाइजेशन है या फिर जो लैंड यूज प्रैक्टिसेस है जिसमें मॉडर्न टेक्निक ऑफ एग्रीकल्चर है, ये कोई भी एक्टिविटी नहीं चल सकती विदाउट एनर्जी। और एनर्जी के सोर्सेस पे तौर पे हमने क्लियर कट जिसको यूज किया, जिसे बर्न किया है, वो है कोल, वो है मिनरल ऑयल जैसे क्रूड, तो कुल मिलाकर के फॉसिल्स, हमने बड़े लेवल पर फॉसिल्स को बर्न किया है। और इन फॉसिल्स के बर्न होने से मेनली जो चीज एमिट होती है, जो कंट्रीब्यूट होती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने ये पाया कि प्री इंडस्ट्रियल पीरियड में अराउंड 1750 the concentration of carbon dioxide in the lower atmosphere was around 280 parts per million, 280 parts per million till date at present अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ there is a 406 parts per million concentration। और अगर हम इसी रेट से कार्बन एमिशन करते रहेंगे तो सन 2100 आते आते 85 के अराउंड ये जाएगा 550 पार्ट्स पर मिलियन। मतलब 1750 से 1950 तक लगभग 2050 तक 300 साल के अंदर पार्ट्स पर मिलियन में कार्बन डाई का कंसंट्रेशन दुगना है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन दुगना है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन का रोल था नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट देने का, मैंने अभी जस्टिफाई किया। और वही कार्बन डाइऑक्साइड जो नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट दे रही थी, उसकी कंसंट्रेशन को आपने दुगना कर दिया, करने वाले हो, तो वो नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट अब आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस इफेक्ट में बदल गया है। इसी की वजह से टेम्परेचर बैलेंस नहीं है, इसी की वजह से अर्थ का थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बिगड़ गया, वहाँ पे प्रॉब्लम आई बात समझ में। और अब हमें इसको चर्चा करना है हर सेंस में। किसी को कोई डाउट ना? क्लियर हुआ? आगे का कंसेप्ट क्या है? आगे ये है सिमी, ये सन पता नहीं मिटाया क्यों हमने, ये अर्थ। एक चीज तो तय है सिमी कि यहां से जब ये रेडिएशन आई, ध्यान से देखना है, यहां पे आ गई, इसके आगे नहीं मैं लेके जाता। एक बात तो तय है कि यहां पर क्लाउड है, यहां पर वाटर वेपर हैं और गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, और यहां पर पार्टिकल्स हैं। क्लियर? तो तीन चीजें ऑलवेज इंपॉर्टेंट हैं। या तो ये रेडिएशन यहां पड़ के, या तो ये रेडिएशन यहां पे फॉल करके रिफ्लेक्ट बैक होगी, पहला, या तो ये रेडिएशन यहां इसको क्रॉस करते हुए सरफेस पे आएगी, दूसरा प्रोसीजर, या तो ये रेडिएशन इसको क्रॉस करके सरफेस पे आके री रेडिएट हो करके ग्रीन हाउस गैसेस के साथ एब्जॉर्ब होके वापस रेडिएट होके अर्थ पे आके टेम्परेचर बढ़ाएगी। तीन कंडीशन, पहला एनर्जी रेडिएट होकर के क्लाउड, पार्टिकल या वाटर वेपर पे गिर के रिफ्लेक्ट बैक, इसने टेम्परेचर को प्रभावित किया ना, 100 में से 30 यूनिट वापस। दूसरा एनर्जी रेडिएशन इनको क्रॉस करके सरफेस पे आ गए, सरफेस पे एब्जॉर्ब्ड, टेम्परेचर को प्रभावित। तीसरा एनर्जी रेडिएट करके इनको क्रॉस करके सरफेस में एब्जॉर्ब हो गए,
लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन बन के ग्रीन हाउस गैसेस में कंसंट्रेट होकर फिर से रेडिएट टुवर्ड द अर्थ, इसने टेम्परेचर बढ़ाया। चाहे कुछ कर लो, टेम्परेचर तो रेडिएशन प्रोसेस से ही रेज हो रहा है ना, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं रेडिएटिव फोर्सिंग। रेडिएटिव फोर्सिंग, और इसको हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट फोर्सिंग। इसी को हम क्या कहते हैं? ये एक तरह का इक्विलिब्रियम है कि कितनी एनर्जी आ रही है, कितनी एनर्जी उसके बाद जा रही है, तो कुल मिलाकर के उसके बीच का क्या सिस्टम है जो टेम्परेचर को इंपैक्ट कर रहा है। आई और रिफ्लेक्ट हुई, आई और एब्जॉर्ब हुई, आई एब्जॉर्ब होके रिफ्लेक्ट होके वापस रेडिएट हुई, तो आने और चले जाने के बीच में जो टेम्परेचर को प्रभावित कर रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेडिएटिव फोर्सिंग, क्लाइमेटिक फोर्सिंग। क्योंकि सारा कुछ अल्टीमेटली रेडिएशन पे ही टिका है। वो रेडिएशन जो रिफ्लेक्ट हुई, वो रेडिएशन जो एब्जॉर्ब हुई, वो रेडिएशन जो एब्जॉर्ब होके रिफ्लेक्ट री रेडिएट होके वापस से रिफ्लेक्ट हुई, इसे हम रेडिएटिव फोर्सिंग कहते हैं। ठीक है? वो मैकेनिज्म्स जो आने और वापस जाने के बीच में, आने वाले मैकेनिज्म को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, रेडिएशन के अर्थ तक आने और रेडिएशन के वापस स्पेस में जाने। क्योंकि पृथ्वी का अंततः एक उद्देश्य क्या है? जो स्पेस से लिया है वो सब स्पेस को देना। ये तो मानते हो ना? वो सब देना ही है ना। तो वो मैकेनिज्म जो रेडिएशन के अर्थ पे आने और अर्थ के जाने के, अर्थ से वापस जाने में सपोर्ट उस फेनोमेना को कर रहा है जिसमें नेट रिजल्ट ये निकले कि रेडिएशन प्लस एंड माइनस में प्लस हुई है। मतलब 100 यूनिट आने और 50 यूनिट जाने में फिर बैलेंस क्या है? +50। अर्थ पे रिसीव हुई रेडिएशन, अर्थ से एस्केप में एमिट हुई रेडिएशन में अल्टीमेटली जो नेट बैलेंस निकला है वो रिसीव। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव रेडिएशन फोर्सिंग, पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्सिंग। और वो मैकेनिज्म जो अर्थ में रेडिएशन के रिसीव से ज़्यादा एस्केप में रिस्पॉन्सिबल है, इट इज नेगेटिव रेडिएटिव फोर्सिंग। तो वो गैसेज या पार्टिकल्स जो एस्केप कराने में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं वो नेगेटिव रेडिएटिव फोर्सिंग को जन्म देते हैं, और वो गैसेज या पार्टिकल्स जो एब्जॉर्ब कराने में जिम्मेदार हैं वो पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्सिंग। इस तरह के कुछ वर्ड आएंगे। आई बात समझ में? जैसे जितने भी एरोसॉल्स हैं, नाइट्रेट पार्टिकल, सल्फेट पार्टिकल, हैरानी की बात है कि ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को तो प्रमोट कर रहे हैं। दिल्ली में प्रॉब्लम है, बट याद रखना ये कूलिंग करते हैं अर्थ की, ये अर्थ को कूल करते हैं। क्यों? ये इंसोलेशन को इंटरप्ट कर रहे हैं ना। किसकी वजह से? ड्यू टू द अल्टीमेट फोटोकेमिकल स्मॉग और हेज, मिस्ट, डस्ट, इन सब वजहों से डस्ट क्लाउड बन रहे हैं ये सब। तो ये एक तरह से क्या कर रहे हैं? नेगेटिव रेडिएटिव फोर्सिंग, क्योंकि ये कूलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं में से एक डस्टी पार्टिकल जो नाइट्रेट्स पार्टिकल नहीं है, जो सल्फेट पार्टिकल तरह नहीं है, वो एरोसॉल बिल्कुल अलग है। वो क्या है? द ब्लैक पार्टिकल, दैट इज ब्लैक कार्बन, जिसे हम क्या कहते हैं? सूट। वो सर से आने वाली रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो टेम्परेचर बढ़ा रहा है। इट इज अ पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्सिंग, वो टेम्परेचर बढ़ा रहा है। फर्क समझ में आया? इस तरह से हम इनको, अब इनमें से एक पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्सिंग, नेगेटिव रेडिएटिव फोर्सिंग, वो अलग है। वो है फीडबैक। फीडबैक कौन? जैसे वाटर वेपर। अब वाटर वेपर जब सन से रेडिएशन आ रही है वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, जब अर्थ से रेडिएशन आ रही है वो उसे भी एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब करने के बाद उसे फीडबैक मैकेनिज्म क्यों कह रहे हैं हम? एब्जॉर्ब करने के बाद उसका कंडेंसेशन हो रहा है बाद में, एट द एंड। और वाटर वेपर का जब भी कंडेंसेशन होगा तो कंडेंसेशन के दौरान वो उस हीट को लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन की फॉर्म में रिलीज करता है। लेकिन लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन की फॉर्म में रिलीज करने के बाद वो उसको गेन करके इवेपोरेट भी तो हो रहा है वाटर। तो वाटर वेपर जो है
वो हीट को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ, हीट को रिफ्लेक्ट करने के साथ साथ, हीट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा है। जिस एरिया में कम है वहाँ से ले जाके जिस एरिया में ज़्यादा है। तो दैट्स वाई इट इज़ अ काइंड ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म ये सिर्फ इस बात पे निर्भर नहीं है कि ये पॉजिटिव में रिस्पॉन्सिबल है बढ़ाने में या ये नेगेटिव रिस्पॉन्सिबल है घटाने में। ये बैलेंसर है, ये पॉजिटिव भी करता है, ये फिर नेगेटिव भी करता है। क्यों? अपने ही प्रोसेस जिससे ये कभी पॉजिटिव रेडिएशन में आया फिर ये उसी की वजह से नेगेटिव में भी चला जाता, तो फीडबैक मिलता है। इट इज़ अ फीडबैक कंसेप्ट। ओके, जब ही टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ के टेम्परेचर को इसने रिड्यूस किया, हीट गेन करके इवेपोरेट होके, ठीक है। और जैसे ही टेम्परेचर रिड्यूस हो गया, अब ये हीट रिलीज करेगा लेटेंट हीट की फॉर्म में और टेम्परेचर बढ़ाएगा भी। दैट्स इट। तो जैसे लोअर लेयर ऑफ द ट्रोपोस्फेयर में ये टेम्परेचर को किसी लेवल पे वर्षा के माध्यम से रिड्यूस कर रहा है, प्लस ये लोअर लेयर ऑफ द ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ा भी तो रहा है हीट एब्जॉर्ब करके, क्योंकि शुरुआत में तो ये हीट एब्जॉर्ब ही करेगा ना, तभी तो ये वेपर है ना। वाटर वेपर का कारण ही क्या है? अगर वो हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो वाटर वेपर कैसे बनेगा? पानी। तो एक लेवल पे जो हमारी लोअर ट्रोपोस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की लोअर लेवल, वहाँ पे टेम्परेचर के होने का आधार वाटर वेपर का प्रेडोमिनेंस भी तो है, हाई हीट एंड हाई ह्यूमिडिटी। लेकिन यही वाटर वेपर है जो इससे ऊपर जब उठेगा विंड सर्कल के माध्यम से ट्रोपोस्फेयर की अपर लेयर में, तो नीचे से उठाई हुई हीट को ऊपर की एक्सेस कूल लेयर में जाकर के लेटेंट हीट की फॉर्म में रिलीज कर देगा। तो वहाँ पे थोड़ा सा गर्म लेकिन सरफेस पे थोड़ी सी कूल रेन करेगा। इसकी वजह से कभी ये तापमान बढ़ा और कभी घटा। तो इट इज़ अ फीडबैक मैकेनिज्म। ये वाटर साइकिल को, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को चलाने में रिस्पॉन्सिबल है। तो जो भी चीज़ें साइकिल को चलाती हैं, जैसे कार्बन साइकिल, जैसे ऑक्सीजन साइकिल, जैसे नाइट्रोजन साइकिल, जैसे सल्फर साइकिल, इसी तरह से वाटर साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, इन्हें हम फीडबैक मैकेनिज्म्स कहते हैं। इन्हें हम कौन से मैकेनिज्म कहते हैं? फीडबैक मैकेनिज्म्स। ओके, ये जो प्रोसेस कर रहे होते हैं उसको जिस वे में इम्पैक्ट डालते हैं, ये कहीं ना कहीं उसी से फीड भी हो रहे होते हैं और ये अनएंडिंग वे में चलते ही जाते हैं। आई बात समझ में? सिंपल सा प्रोसेस है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं कि इसमें से सारे प्रक्रिया में से हमने जो समझा, उसके समझने का प्रभाव क्या है, अंततः असर क्या है, नुकसान क्या है।